अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। निज़ामी साहब, आज का दिन अफसोसनाक दिन, बिलखुसूस लाहौर के लिए। दाता दरबार के बाहर धमाका हुआ, 10 अफराद जिसमें शहीद हो गए। 3 एहलकार हैं, पुलिस एहलकार, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया है। वैसे तो लाहौर पुरअमन शहर रहा है, कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं लाहौर के लोगों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, लेकिन ये इस तरह रमज़ानुल मुबारक में दाता दरबार के बाहर निशाना बनाना किस बात का पैगाम क्या दे रहे हैं, मकसद क्या है इस धमाके का? एक तो ये यानी आप समझ लें जुलाई 2017 में अरफा करीम सेंटर पे हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल 26 अफराद शहीद हुए थे जी। तो तकरीबन 2 बरस के वो तो गुजर गए बगैर ऐसा नाखुशगवार वाक़या कोई नहीं हुआ। और ये लगने पड़ा था कि शायद वाकई हमने दहशतगर्दी को गर्दों को निकाल बार किया, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज के जो अफसोसनाक साने से ये साबित हुआ है कि दहशतगर्द अभी भरपूर तरीके से सरगर्म अमल है। इसके बावजूद कि उनके कहते हैं कि कमर तोड़ दी गई है, लेकिन उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये एक हाई सिक्योरिटी एरिया है। बिल्कुल ठीक है, हर वक्त सिक्योरिटी अलर्ट रहती है जी, हर वक्त सिक्योरिटी अलर्ट है इस एरिया। ये दाता दरबार पर आपको पता है, दाता दरबार के अंदर एक बड़ा खौफनाक दहशतगर्दी का हमला हो चुका बिल्कुल हुआ। और अब रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे वो उनका एक अपना नज़रिया, अब ये भी नहीं अभी वैसे वाज़े हुआ कि ये खुदकश हमला था या रिमोट कंट्रोल। ये मुबैना तौर पे खुदकुश कहा जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज है उससे भी लग रहा है। हर दफ़ा हम यही कहते हैं, काफ़ी अफसोस बोलते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स था, और अब कहते हैं जी अलर्ट कर दिया गया है, वज़ीर आला ने आला सतह के इजलास बुला लिया है, और अपने दौरा जो था उनका आज का वो उसको मनसूख कर दिया उन्होंने जी, कुछ ज़िला अजला में जा रहे थे। ये बातें तो ठीक है, बात ख़राबी है बस्यार, लेकिन ये यकीनन इंटेलिजेंस फेलियर भी है। और शायद इस चीज़ का भी गमाजी हो सकती है कि पुलिस जो थी वो कल रात तक 12 बजे तक वो मियाँ नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल जाने के मामलात में ज़्यादा बिजी थी जी। और उस दौरान ये एक ऐसा गैप आया जिसमें कोई एंटर हुआ। और ये भी कहा गया है कि राजा बशारत साहब ने गलबन ने कहा कि एक जनरल थ्रेट अलर्ट था, और ये एरिया पहले से सेंसिटिव हसास मकाम कंसिडर किया हुआ था जो पंजाब हुकूमत है, राजा बशारत साहब ने। लेकिन इसीलिए तो वहाँ वो एलीट फोर्स की गाड़ी खड़ी हुई थी जी, एलीट फोर्स की गाड़ी थी। और वो जो सीसीटीवी फुटेज नज़र आ रही है निज़ामी साहब, उसमें बाकायदा तौर पे वो शख्स एक जैकेट नुमा कोई चीज़ पहने, कोई बैग सा पहने जा रहा है, और गाड़ी के करीब जो ही वो पहुँचता है तो वो धमाका हो जाता है। अफसोसनाक वाक़या है। कल हमने देखा कि रमज़ानुल मुबारक है, पुलिस फोर्स तरावी में भी बिज़ी है। उसके अलावा जो नवाज़ शरीफ साहब की डेमोस्ट्रेशन थी, ज़ाहिर है लाहौर उनका कला है, और एक कामयाब पावर शो लोग इसको गर्दान रहे हैं कि कल वो किया गया। लेकिन हमज़ा शहबाज का गाड़ी चलाना और मरियम नवाज़ का खामोश रहना और सिर्फ वीडियो पैगाम बना के ट्विटर पे शेयर करना, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? कोई फ़लसफ़ा शरीफ बरादरान, कोई नया फ़लसफ़ा है? वो आपका फुटेज है, गाड़ी चला रहे हैं हमजा साहब जी, फुटेज चल रही है। हाँ, चल रही है और वहाँ ये चल रही है। बज़ाहिर तो लगता है कि हमजा साहब ड्राइविंग सीट पे हैं जी, लेकिन अगर अलामती तौर पे कहा जाए तो ये रूनुमाई थी मोहतरमा मरियम नवाज़ की सियासत में वापस आने की। और ये भी कहा गया कि वो अपोजिशन का रोल अदा करेंगी, पार्लियामेंट्री रोल भी अदा करेंगी। इसका मतलब है हो सकता कहीं से उनको बाई इलेक्शन भी लड़वाया जाए। अब बाकी उनकी लीगल ट्रबल्स जो है इसका मुझे नहीं मालूम कि वो वाकई डिसक्वालीफाइड है या उनकी सज़ा मुअत्तल है। अगर तो सज़ा मुअत्तल है तो ये भी इलेक्शन कमीशन उनके पेपर एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लेकिन वो आपने देखा होगा ना कि ख़वातीन अक्सर जो है कहा जाता है कि बैठती पीछे हैं, लेकिन वो जो मियाँ आगे गाड़ी चला रहा होता है या ड्राइवर होता है, हदायत उसको खुद दे रही होती है, उसको बैक सीट ड्राइविंग कहते हैं। नहीं तो हमज़ा जो हैं वो मरियम की हिदायत पे ड्राइव कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमज़ा की हैसियत सानवी है, कलीदी हैसियत जो है वो मरियम की होगी आइंदा आने वाले दिन। लेकिन निज़ामी साहब ये भी तो हकीकत है, हमज़ा और हमज़ा के वालिद मोहतरम
उन लोगों की नज़रों में जिनकी नज़रों में नवाज़ शरीफ साहब नापसंदीदा हैं, वो अभी तक काबिल कबूल हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज? बस वो आधा एनआरओ हुआ ना, जी। शहबाज शरीफ की हद तक हुआ था और वो भी उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। इसीलिए ज़मानतें हुई हमजा साहब की, शहबाज शरीफ की ज़मानतें हुई, और वो जो जो इमरान खान साहब का ग्राफ नीचे जा रहा है वो समझ रहे हैं ये। लेकिन लगता मुझे ये है कि शहबाज शरीफ साहब किसी वजह से नाराज़ होकर लंदन बैठ के और मायूसी के आलम में उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी से सरबराही से इस्तीफा। नाराज़ किससे? मेरे ख्याल से ये नाराज़गी भाई साहब से ही हो सकती है। लेकिन भाई साहब मुश्किल में हैं, केसेस हैं, वो ज़मानत पे आए, इन हालात में लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ नाराज़ हो। देखिए ना, मियाँ नवाज शरीफ कहते होंगे भाई तुमने अच्छा एनआरओ किया, मेरी ज़मानत भी मनसूख हो गई, नहीं तो यू हैव फेल्ड इन योर मिशन। क्यों? जैसे शेख रशीद कहते हैं कि प्लेइंग ऑन बोथ साइड ऑफ द विकेट, लेकिन बाद में उनको मना लिया गया। फिर ऑपोजिशन ने बड़ा इसका शहबाज शरीफ के जज्बाती फैसले का, क्योंकि अब ये वो कह रहे हैं कि वो बजट इजलास के बाद वापस आ रहे हैं। अब ये हम कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, अगर वो वापस आ रहे हैं, अगर जी, तो फिर तो ये पक्की बात है कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जो बड़े पापड़ बेल के उन्होंने हासिल की थी, इस्तीफ़ा देना जो है चेमानी वारद। इसका मतलब यही है कि ये एक जज्बाती फैसला था। दूसरा, आपकी अना की लड़ाई थी, आप जीत गए और उसके बाद जीत के बाद आपने सरेंडर कर दिया खुद ही। अवाम के पैसे पे अना की लड़ाई लड़ी आपने, सिंपल सी बात ये। हमजा शहबाज की ज़मानत फिर तौसी हो गई है, 22 मई से पहले उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने आज ये हुक्म दिया है। आसिफ जरदारी साहब वो भी अदालत के सामने पेश हुए। जरदारी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा एनआरओ से मुतालिक, तो कहते हैं कि इमरान खान कहीं ख़ुद को एनआरओ ना दे बैठें। अब इस जुमले का मकसद क्या है निज़ामी साहब? नहीं, लेकिन एक पहले मैं ये जो बात कर रहा था मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि मुशर्रफ के दौर में भी ये कहा जाता था कि मुशर्रफ का सॉफ्ट कॉर्नर है शहबाज शरीफ के लिए। तो एक सहाफ़ी मेरे साथी ने मुशर्रफ को जब 1 साल हुआ तो उन्होंने लंच पे बुलाया। उनका जी सुना है कि आपका बड़ा लॉन्ग सॉफ्ट कॉर्नर है शहबाज के लिए, बड़े भाई के ख़िलाफ़ हैं आप। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो अब भी मुझे नहीं लगता कि इन दी एंड एनालिसिस को ऐसी बात होगी। अब आपने एनआरओ का सवाल किया, ये तो फ़िक्रबाजी है जरदारी साहब की, लेकिन जो मुकाफ़ात अमल है पाकिस्तान में वो ऐसे ही होता है। व्हाट गोज़ अप मस्ट कम डाउन। कोई भी हमेशा अरूज पे नहीं रहता सियासतदान। और आपने देखा ही है कि ये तो सियासतदान का विद इन द पार्टी देखें आप। आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है जी, जिस पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर फवाद चौधरी बाद नहीं गए, असद उमर नहीं गए, असद उमर नहीं गए, आमिर कियानी नहीं गए, ये तीनों जो सैक हुए मिनिस्टर ये नहीं गए। अब ये देखें अप्स एंड डाउन्स। असद उमर जो है वो आधा पाकिस्तान चला रहे थे वज़ीर ख़जाना के तौर पे। फवाद चौधरी हुकूमत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे वो चांद का की व्यूइंग के बारे में उलमा से पट्टा ले बैठे। तो मकसद कहने का कि ये सियासत में मद्देनज़र ऐसे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये निज़ामी साहब जो पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास हुआ है उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये मानना पड़ा कि 9 मुंतखब गैर मुंतखब लोग बैठे हुए हैं काबीना के अंदर, लेकिन ये फ़ैसले मुश्किल फ़ैसले मैंने बेहतरी के लिए किए हैं, मुश्किल वक्त में मुश्किल वक्त में ये फ़ैसले किए हैं। और इस मौके पे जब वो उन्होंने कहा कि आपके जिन लोगों ने शिरकत की पार्लियामेंटेरियंस ने उनको कहा कि आपके मामलात भी, आपके शिकवे भी बजा हैं, लेकिन ये बज़ाहिर जो काबीना है, आप इमरान खान के एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज है, असम्बली के अंदर नंबर उनके पास बहुत कम हैं, जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, गैर मुंतखब लोगों को वो अपने साथ ले के जुड़े हुए हैं। आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान के लिए चैलेंज बढ़ जाएगा? हैं बहुत सारे चैलेंजेस, लेकिन जो देखे ना वो जिसके हाथी का पाँव जहाँ होता है सबके वहीं होते हैं। तो अभी तो उनका किला मजबूत है। लेकिन बहरहाल मैं ये एक बात समझता हूँ कि मैंने वो दौर भी देखा जब भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की संग बुनियाद रखी और वो जीत गए। वो भी बिल्कुल आपको पता ना कि खंबा वोट था
बड़े बड़े लोग ऐसे आ गए थे जो सोच भी नहीं सकते पहले, लेकिन उनकी टीम थी। उनको रफ़ी रज़ा था, जे रहीम था, खुर्शीद ज़नवीर था, मुस्तफ़ा कर था, हनीफ रामे था यहाँ। और फिर PMLN की तो माशाल्लाह तजर्बे के ज़रिए एक बहुत बड़ी टीम है। आप जी, उनसे ऐसे ही। इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत करने का तर्जुबा, पॉलिटिकल तजुर्बा मैच्योरिटी है। बजट 6 इसाक डार ने 6 बजट पेश किए, सारा कुछ आप गाली गुली दें उनको। मैं इंटेग्रिटी की बात नहीं कर रहा, वो अलग बहस। आप तजर्बे की बात आप बात यह है कि इधर PTI में क्या कैतल रजाल है कि इमरान खान साहब भी मजबूर हो गए हैं कि वो जहांगीर तरीन को इस्तेमाल करें फायर फाइटिंग के लिए, मुशावरत के लिए। क्यों? जहांगीर तरीन इसकी वजह से कि दो चीज़ें, जहांगीर तरीन साहब को मुकम्मल ट्रस्ट करते हैं, जहांगीर तरीन डिलीवर करते हैं। इसका मतलब है ये ढंग टपाऊ है सारा काम। PTI में ये सोचने वाली बात है भाई ये कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोगों को तजर्बा नहीं है या क्या नहीं है। और खान साहब जो है वो बाहर से टेक्नोक्रेट इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी सख्त नुक्ताचीनी हो। ठीक है निज़ामी साहब, ब्रेक के बाद इसी पे बात करते हैं। आज बिलावल भुट्टो ने भी तंजन जहांगीर तरीन को नायब वज़ीर आज़म करार दिया है। ब्रेक के बाद इस मामले पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब ने। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब, राना साहब से पहले जो आज का अफसोसनाक वाक़या है, ज़ाहिर है ये वज़ीर क़ानून ख़ुद भी रहे हैं, इससे मुतालिक बात कर लेते हैं। राना साहब, 10 लोग शहीद हो गए दाता दरबार के बाहर। ज़ाहिर अब कुछ भी नाम दे दें, लेकिन एक वाक़या अफसोसनाक हुआ है। बुनियादी तौर पर कमी कहाँ पर रह जाती है आपकी नज़र में, गलती कहाँ पर हो जाती है? देखिए, पहले तो मैं उन शहदा के जो लवाहकीन हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके साथ हज़ारे ताज़ियत अफसोस करना चाहूँगा। बहुत ही कीमती जो है वो शहरी थे, और हमारे जो एलीट फोर्स के जो ऑफिसर्स थे वो बड़े ट्रेंड, बड़े बहादुर, और अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए जो है वो शहीद हुए हैं। तो इंतहाई अफसोस है। और ये वाक़या जो है इस लिहाज से भी बाइस तशवीश है कि एक तो ये लाहौर में हुआ है, और लाहौर जो है वो इस वक्त सेफ़ सिटी है। बाकी शहरों की हिफाजत या बाकी शहरों तक दहशत गर्दों की दस्तरस का क्या हाल होगा कि अगर सेफ़ सिटी जो है वो महफूज नहीं है। और सेफ़ सिटी में भी वो मकाम जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है और बड़ा फोकस्ड है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का कोई कसूर नहीं है। CTD ने पंजाब में बहुत ही जो है वो उम्दा काम किया है, बड़ी जांफशानी के साथ काम किया है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और ख़ास तौर पे एलीट फोर्स ने जो है वो बहुत मेहनत की है दहशत गर्दी को जो है वो ख़त्म करने में। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिनमें अस्करी और सिविल दोनों शामिल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन पिछले 1 साल से जो है वो हर चीज़ जो है वो डायरेक्शन लेस है। यानी जब से ये तब्दीली सरकार आई है, इससे और तो कुछ तब्दील हो नहीं सका। इन्होंने अफसरों को तब्दील करने का जो अमल शुरू किया हुआ है, इस वक्त ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और ख़ास तौर पे आप पुलिस को ले लें, आपको किसी ऑफिसर की जो है वो 3-4 माह से ज़्यादा जो है वो तैनाती आपको नहीं मिलेगी। यानी इन्होंने 3 तो IG 8 माह में जो है वो तब्दील कर दिए। अब लोगों को यानी अपनी जो है वो लोगों का फोकस ही नहीं बनने पाता। एक IG जो है वो यानी 1.5-2 माह में 2.5 माह में तो वो अपनी पॉलिसी को मरतब करने के बाद उसने इन्फोर्स करना होता है। उतनी देर में तब्दीली सरकार का जो है वो तब्दीली का संदेशा जो है वो आ जाता है। और आज वज़ीर आला ने मीटिंग की है और उसमें हंगामी मीटिंग में बुलाया है सेफ सिटी अथॉरिटी को भी और
CTD को भी और पुलिस और दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को इससे पहले क्यों नहीं ख्याल आया इन्हें पिछले 8-9 माह? जी मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि ये अब सेफ सिटी के साथ भी जो है ये जो है ये मीटिंग करने जा रहे हैं। तो ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है ये दुनिया का जो है ये एडवांस तरीन है और इसमें ऐसी फीचर्स मौजूद हैं कि इस किस्म का वाक़या जो है वो नज़रों से ओझल होना नहीं चाहिए था। ये लोग जो हैं ये इससे पहले कि ये इतना बड़ा नुकसान करते ये पकड़े जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें हमारे वक्त में तो हर 15 दिन बाद जो है वो मैं मीटिंग लेता था और महीने में एक बड़ी मुफस्सल मीटिंग जिसमें फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के जो है वो हुकाम, सेफ सिटी, CTD, पुलिस, अस्करी, सिविल इंटेलिजेंस अदारे जो है वो बैठते थे। लेकिन इनको तो इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। इक़्तिसादी तौर पे लोग फाकों पे आ गए हैं और अब जाके जो है वो अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है और ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक बात है। राणा साहब ये बताएं कि ये जुलाई 2017 के बाद पहला वाक़या है, ये तो नहीं हुआ कि हम एक किस्म के ख्वाब खरगोश में मुबतला हो गए कि जी हमने बस सब ठीक कर दिया है, कोई अब दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी है, और या ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है? देखें, इंटेलिजेंस फेलियर जो है ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के होते हुए हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो CTD के होते हुए हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर जो है अस्करी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो तो मौजूद हैं ना। बात ये है कि जब सरकार का, हुकूमत का फोकस ही नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, उनके तो मशागल ही और है ना उन्हें कोई इस मुल्क में जो है वो जो अब आप मुझे देखें, आप बताएं कि रमज़ान जो है वो कल से शुरू हुआ है और पिछले 3 दिन से जो महंगाई, एक तो महंगाई वैसे है ना, लेकिन जो कीमतों का जो मामला है, यानी इनका फोकस है किसी चीज़ के ऊपर, ये सिर्फ एक ही गर्दान करते हैं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। राणा साहब कथा कलामी माफ, अभी ये शहबाज गिल साहब जी फरमा रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ राना सनाउल्लाह का किया जा रहा है, उनकी बेतदबीरी और गलत पॉलिसियों का ये शाखसन है। तो फिर मुझे फिर गिरफ्तार कर लें, मुझे पकड़ लें, फिर ये मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, वरना मैं समझता हूँ कि इनको खुद चाहिए कि ये खुद हवालात में बंद हो जाएं, ये खुद अपने खिलाफ FIR दर्ज करवाएं और ख़ुद हवालात में बंद हो जाए, या फिर मुझे हवालात में बंद कर दे, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दे अगर ये मेरी वजह से हो रहा है तो। यानी इनका काम करने का तरीक़ाकार अब आप निज़ामी साहब अंदाज़ा कर लें कि जिस हुकूमत का तर्जमान ये कह रहा है इस वक्त, तो इनका आप ये देख लें कि ये काम किस तरह से कर रहे हैं। हाँ, इनकी जो है वो पॉलिसी क्या है। जी बिल्कुल ठीक है, इनकी पॉलिसी है मलबा पिछली हुकूमत पर डालना। कल वाला मियाँ नवाज शरीफ का शो जो है वो कैसा रहा, और ये बड़ा हुकूमत ने कहा कि हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जेल टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन बहरहाल बाद में वो शायद पहुंच गए 12 बजे, रिसीव कर लिया गया बाद, तो उनको रिसीव भी कर लिया। तो ये क्या कहें कि ये मुस्लिम लीग की जो मुज़ामती सियासत है उसका आया है? निज़ामी साहब मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने भेज दिए 5 बजे जो लोग थे वहाँ पे जाती उम्रा में कि जी हम गिरफ़्तार करने आए हैं, और बात क्या कर रहे थे कि जी 6:40 के बाद जो है ना वो हम जेल में किसी कैदी को या किसी मुलज़म को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कोई ये नकल के अंधों से पूछे कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ आए थे लंदन से, तो उस दिन रात 1 बजे आपने किस तरह से उनको अडयाला जेल में जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, और सारी रात जो है उन्होंने वहाँ पे जो है वो कुर्सी पे बैठ के गुजारी, उनको बेड नहीं फराम किया गया। उन्होंने वहाँ पे कोई इंतज़ाम ही नहीं था, जिस कमरे में रखा गया उस कमरे में इस कदर गंदगी थी और उसका जो वॉशरूम था वो फंक्शनल ही नहीं था, इतनी बदबू थी, और वहाँ पे एक जो है वो कुर्सी रखी हुई थी
जहाँ पे उन्होंने सारी रात जो है वो गुजारी। तो उस वक्त कहाँ था इनका जेल मैनुअल? आज कल हमें ये बता रहे थे कि जी वो हमारा जेल मैनुअल जो है वो हमको इजाज़त जो है वो नहीं देता। तो वो बात यह है कि ये कल इन्होंने जो है वो इस किस्म की जो है वो हरकतें की हैं, लेकिन कल निज़ामी साहब जो लोगों का जोश और जज्बा था, मैं क्योंकि मियाँ साहब की गाड़ी के या उनके काफ़िले के साथ ही था, तो जब वो चले हैं अपना जाती उम्रा से, तो हर चौक में, हर जो है वो मकाम पे हज़ारों की तादाद में जो है वो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। और फिर मैंने देखा क्योंकि हमारी गाड़ी कुछ थोड़ा पीछे फासले पे थी कि जिन लोगों ने उस मकाम पे इस्तकबाल किया वो लोग साथ नहीं आए, वो लोग वहीं पे रहे, माशवाए उन लोगों के जिनके पास गाड़ियाँ थी, और हज़ारों की तादाद में जो है वो गाड़ियाँ उनके साथ जो है वो चल रही थी। और जब वो आए हैं, ये जो इसको कहते हैं शंघाई फ्लाईओवर, तो वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि जिस तरफ भी देखें जो है वो लोग ही लोग थे, ऊपर नीचे। और मेरे एक बड़े ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो 5 से 10 हज़ार लोगों का वहाँ पे जो है वो इज्तिमा था। और जब उनमें से गुज़र के काफ़िला जो है वो आगे गया है, आगे वो जो रोड है उसे पता नहीं कच्चा रोड इस तरह का कुछ का नाम है, रोड, कच्चा जेल रोड। मैं को लाहौर की रोड से इतना वाकिफ़, कच्चा जेल रोड, जी बिल्कुल। तो वो कोई तकरीबन 80 फुट चौड़ा बाज़ार है, डबल सड़क है, और तकरीबन 2 किलोमीटर के ऊपर निज़ामी साहब आप ये देखें कि फुल पैक जाम था। लोगों ने अपने घरों के बाहर जो है वो इस्तकबालिया कैंप बनाए हुए थे, छतों पे, खिड़कियों में बच्चे, औरतें, और इस तरह से ये इलाका सारा पैक था कि कम से कम अगर मैं वही मोहतात अंदाज़ा जो हम गवर्नमेंट में लगाया करते थे तो कोई 25-30 हज़ार से ज़ायद जो है वो लोग थे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो है मुहतात अंदाजे के मुताबिक 40-50 हज़ार मुस्लिम लीग के वर्कर्स ने, वोटर सपोर्टर नहीं, ये तमाम लोग जो थे, मैं उनमें से गुजरा हूँ, सब ने मुझे भी पहचाना है, तो एक वर्कर ही पहचानता है ना। तो ये 40-50 हज़ार जो वर्कर है मियाँ नवाज शरीफ का, उसने कल जो है उनके साथ हज़ारे यकजहती किया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कल का जो मुजाहरा है, नहीं, लेकिन वर्कर की पहचान और एक आम वोटर सपोर्टर की पहचान में बड़ा फ़र्क होता है। वर्कर तो फिर बोलता है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग क्या में जो जोश और जज्बा कल देखने को मिला है, तो ये साबित हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार पार्टी वर्कर्स में, और ख़ास तौर पे जो है वो पार्टी की जो यानी कमिटमेंट है लोगों की, वो पार्टी के साथ जो है वो उसी तरह से मजबूत है। राना साहब एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। राना साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मरियम नवाज़, तवक्को ये की जा रही थी कल वो बोलेंगी, लेकिन उनकी जानिब से उस तरह कोई खिताब सामने नहीं आया। हमजा साहब ड्राइविंग सीट पे थे, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उसी गाड़ी के अंदर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं। सियासी मुहर्रिकात मुस्लिम लीग नून के लिए इस सारी डेमोन्स्ट्रेशन के क्या? नहीं, देखें, ये कोई ऐसा हमने डिमॉन्स्ट्रेशन या कोई जिस तरह से कहा जाता है ताकत का मुजाहरा तो ये खुद ब खुद हो गया। वरना आप मुझे ये बताएं कि कभी कोई सियासी जमात जो है वो एक दिन के नोटिस के ऊपर कभी ताकत का मुजाहरा जो है वो करती है? यानी जुमे को ये जो है ये फ़ैसला हुआ है, जबकि हम बिल्कुल अदरवाइज़ तवक्को करते थे, क्योंकि जो उनकी रिपोर्ट्स थी, और हमें तो बड़ी मायूसी हुई है इस फैसले से, और हम समझते हैं कि हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है। तो जुमे को ये फ़ैसला हुआ है, हफ्ते को हमने मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में डिस्कशन ये हुई कि जो वर्कर्स का प्रेशर है कि वो हज़ारे यकजहती के तौर पे मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो है वो खड़ा होना चाहते हैं, उनके साथ हज़ारे यकजहती करना चाहते हैं, उनको 23 मार्च की तरह रोक दिया जाए या उनको जो है वो इजाज़त दे दी जाए और ना रोका जाए। तो उसमें फिर MPs का भी बड़ा इसरार था कि जी हम भी आना चाहते हैं। तो फिर फैसला ये हुआ कि उन्हें रोका ना जाए, और एक दिन था बीच में,
तो उसके बावजूद जो है ये लोगों ने, पार्टी वर्कर्स ने, हमारे MNA MPs ने, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो ये उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती किया, क्योंकि हर फर्द ये समझता है कि उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। उनको इस मुल्क की खिदमत करने की सज़ा दी जा रही है, उनको इस मुल्क से अंधेरे दूर करने की सज़ा दी जा रही है, उनको इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने की जो है वो सज़ा दी जा रही है। तो ये हर आदमी जो है वो इसके ऊपर बड़ा दिल गिरफ्ता और जो है वो अफसोस में है कि उनके साथ जो है ये बड़ा जो है वो जुल्म होने जा रहा है। और आप ये क्या, आपने ये फरमाया कि जी ये बताएं ये किस तरह से काल कुर्डी से निजात मिलेगी। उनको पहले भी एक दफ़ा जो है वो ज़िंदगी तो इंसान को एक मरतबा मिलती है, और उनको 2 मरतबा जो है वो उम्र कैद हुई थी। तो फिर इन्हीं अदालतों से फिर अल्लाह ताला जब अच्छा वक्त जो है वो लेके आता है तो इन्हीं अदालतों से फिर वो सुरखरू भी हुए। तो इंशाअल्लाह ताला अब भी जो है वो हमें पूरी उम्मीद है कि इन्हीं अदालतों से हम सुरखरू भी होंगे। आपके लीडर मियाँ शहबाज शरीफ, वो एक तो बात है कि उनकी खराबी सेहत की वजह से चेकअप करा रहे हैं वहाँ, लेकिन ये अचानक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सबकदोश होने का फैसला उसकी चेयरमैनशिप से, ये कुछ जज्बाती लगा मुझे। तो क्या बात है, शहबाज शरीफ साहब कुछ नाराज़ थे या नहीं सबकदोश तो वो हुए ही नहीं है। उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया था राना तनवीर का, लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो ने आज भी कहा कि ना बिल्कुल कोई ऐलान नहीं किया। तो ये कहाँ से फिर राना तनवीर का नाम? नहीं, कोई ऐलान नहीं किया उन्होंने। नहीं, ये तो वैसे ही जो है ये हुकूमती जमात, ये खबरें जो हैं ये हुकूमती वज़रा और ख़ास तौर पे जो शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनको अब 2 दिन से मरीम नवाज़ साहबा का आर्ज़ा लाहक हुआ है, तो ये उनको ये आर्ज़ा कोई लाहक हुआ था कि जी इस्तीफ़ा दे दिया है, क्यों दे दिया है, हमें पूछा नहीं गया। वो भाई मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त भी PAC के चेयरमैन, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पार्लिमानी पार्टी ने उनको रिकमेंड किया है कि जी आप PAC की चेयरमैनशिप जो है ये राना तनवीर साहब, जो कि हमारे सीनियर तरीन, इस वक्त पूरी पार्लियामेंट में जो आदमी सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है वो राना तनवीर साहब हैं, तो इनको जो है वो दे दिया जाए। इनका बड़ा वसी तजर्बा है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर इस फैसले को उन्होंने मानना हुआ तो वो मुशावरत भी करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी करेंगे, MMA से भी करेंगे, हुकूमत से भी करेंगे। और अगर मुशावरत के बाद उन्होंने कहा कि जी नहीं, तो क्या वो वापस नहीं आ रहे हैं? क्या वो वापस नहीं आ रहे हैं जो वो सुबकदोश होना चाहते हैं, या कोई वजह और है राना साहब? नहीं, ओ भाई अगर वापस ना आना होता तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदे से सुबकदोश होते। वो वापस तो कभी ये बात हुई नहीं है कि वो वापस नहीं आ रहे, वापस वो आ रहे हैं। बीच में मुझे कोई गड़बड़ हो गई थी आवाज़ की, ये क्लियरली बताएं कि अब मियाँ शहबाज शरीफ में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और वही रहेंगे, या इस मामले में कोई अपोजिशन से मुशावरत के बाद कोई तब्दीली लाई जाएगी? देखें जी, पार्लिमानी पार्टी ने जो है वो रिकमेंड किया था कि उनकी मसरूफियात बतौर लीडर अपोजिशन, बतौर पार्टी सदर के जो है उनका तकाजा पार्लिमानी पार्टी की नज़र में ये है कि आप पार्लिमानी लीडर और PAC के चेयरमैन के अहदे जो हैं वो दूसरे सीनियर अराकीन को दे दें। और क्योंकि पार्टी में रीऑर्गेनाइजेशन का अमल भी हो रहा था तो साथ ये तजवीज़ भी पार्लिमानी पार्टी ने दे दी। कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया मियाँ शहबाज शरीफ ने, वही PAC के चेयरमैन हैं। वो आएंगे, आके पार्लिमानी पार्टी से भी मशवरा करेंगे, बाकी पार्टियों से भी मशवरा करेंगे। उसके बाद अगर ये माहौल बना कि ठीक है बना दें राना तनवीर साहब को तो वो बन जाएंगे। अगर ये माहौल बना के नहीं रहने दें, चलने दें, तो वो चलते रहेंगे। उन्होंने तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। ही इज़ दी PAC चेयरमैन एज ऑफ नाउ। लेकिन राणा साहब इस बारे में तो कोई अवाम होना नहीं चाहिए था। बड़ी जान जोखिम लड़ा के अपोजिशन ने उनको चेयरमैन बनवाया। शेख रशीद और इमरान खान सख्त मुतरज़ थे उस पर, PTI में बड़ी नाराज़गी थी। तो अब अचानक वो क्यों इस ओहदे को छोड़ना चाहते हैं? नहीं, वो तो नहीं चाहते छोड़ना। ये तो रिकमेंडेशन जो है वो पार्लिमानी पार्टी ने की है जी, वो तो नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, ये चले वो रहना चाहते हैं, ठीक, पार्लियामेंट्री पार्टी उनको फारिग करना चाहती वो जी जी ये नहीं, पार्लिमानी पार्टी भी उनको फारिग नहीं करना चाहती। पार्लिमानी पार्टी उनकी मसरूफियात के लिहाज से उनको तजवीज़ दे रही है। जी। अब आप देखें उस तजवीज़ के ऊपर उनका क्या रिस्पॉन्स होता है।
राना साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आज बिल आखिर उन्होंने दीदार करवाया, पार्लियामेंट को थोड़ी देर के लिए आए, वहाँ पे बैठे, लेकिन फिर माहौल ऐसा बन गया कि वो वहाँ से चल दिए। लेकिन वो चल दिए तो उसके बाद माहौल ऐसा बना, ये माहौल जी जी नहीं मेरे ख्याल में तो माहौल तो उनके जाने के बाद बना। वो तो चोरों की तरह आए और चोरों की तरह भाग गए। वो वहाँ पे उन्होंने कोई बात ही नहीं की। वो जब आते हैं वहाँ पे, एक तो वो जो है ना वो यानी चोरी चोरी अपोजिशन की तरफ देखते हैं, आंख भर के नहीं देखते कि कहीं किसी से दुआ सलाम ना हो जाए, किसी से हाथ ना मिलाना पड़ जाए। फिर वो हुकूमती चेयर्स में से बीच में से ना घूम घाम के आते हैं कि कहीं मैं उधर से जाऊंगा तो कोई अपोजिशन का बंदा ही ना जो है वो मेरे सामने आ जाए और मुझे हाथ मिलाना पड़े। तो बस बैठते हैं, तो बैठते ही जो है वो उठ के भाग जाते हैं। ये पहले भी उनका यही दस्तूर है। दरअसल वो पार्लियामेंट में उनका यकीन ही नहीं है, और उनको पता है कि ये पार्लियामेंट ने उनको थोड़े प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करवाया है। ताबेदारी या अपना जो है वो परफॉर्मेंस तो उन्होंने वहाँ पे देनी है जहाँ से उनको बनाया गया है, तो वहाँ पे वो पूरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनके कहने के ऊपर उन्होंने जो है पार्लियामेंट पार्टी ने वोट दिया उनको, IMF को टेक ओवर करवा दी। पार्लियामेंट्री पार्टी ने वोट दिया उनको। ये पार्लियामेंट इनके जो 115 लोग मुंतखब हुए थे जनरल सीट्स पे, उनमें से 80 तो घुस बैठी हैं, जिनका हक ही नहीं बनता था वहाँ पे आगे बैठने का। यानी हक आपका बनता था, बैठ जाके वहाँ पे मैं गया हूँ, इस किस्म की सूरत हाल है। तो ये उनको पता है सारा। उनको नहीं पता कि पटे कौन पहनवाता रहा है, किसका फ़ोन आता था कि ये फलां भेज रहे हैं, पटा पहना दें इनको। तो ये सारा कुछ पता है उनको। और ये आप देख लें, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इक़्तिसादी तौर पे तबाही हो गई है। और अब IMF ने टेक ओवर कर लिया है। ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गई है। ये रज़ा रब्बानी साहब वाला मौक़िफ़ है, यही अल्फाज उन्होंने भी इस्तेमाल किए राना साहब। नहीं, ये निज़ामी साहब, आप ये देखें कि इस वक्त आपका जो टैक्स कलेक्शन है उसमें तकरीबन 400 अरब का शॉर्टफॉल है। और पिछले 5 दिन से FBR का कोई चेयरमैन नहीं है। ये आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क को ये किस अंजाम से जो है वो दो चार करने जा रहे हैं। इस किस्म का इनका हाल है। इस वक्त FBR का चेयरमैन ही कोई नहीं, ऊपर से ये अगले हफ्ते बजट पेश होना है। तो फिर क्या इस यानी ये मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह से जो है वो हम खामोश रहे तो ये तो खुदा ना करे, अल्लाह माफ़ करे, ये तो इस मुल्क को किसी राना साहब वो हादसे से दो चार कर दे। राना साहब वो बजट तो मुझे मेरी इत्तला ये है कि ऐन मुमकिन है कि ये जून के वस्त में जाके पेश हो, क्योंकि ना IMF से मामला तय किए, ना बाकी कोई वक्त मिला इनको बजट तैयार करने का। बड़ी मुश्किलात हैं। तो इन्होंने तो 21 का टाइम है, 21 मई को बजट इजलास बुलाया जा चुका है। अच्छा, मुझे तो यही कहा गया कि शायद मुश्किल वो इतनी जल्दी बजट पेश करना। मुश्किल तो खैर बहुत है, बजट तो इनसे बन नहीं पा रहा। और हालात ये हैं कि अगले अक्टूबर नवंबर तक इनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं हैं। ये तो मुल्क को जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। और डॉलर अब स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो IMF से आ गया है, तो अब डॉलर मेरा ख्याल है 200 पे वो पहुँचाएँगे। और उसके बाद क्या रह जाएगा इस मुल्क की, क्या रह जाएगा रुपए में। जी हाँ, ठीक राना साहब, बहुत खुदा का खौफ हम करें या थैंक यू वो करें। ठीक राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त आप मौजूद थे। निज़ामी साहब, शबर जैदी साहब को लेके भी अभी कुछ अबहाम सामने आ रहा है उनकी तैनाती पे। वो तो 2-3 मसाइल हैं उसमें। जी एक मसला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, जब आप बाहर से आदमी लें तो उसका एक प्रोसीजर है जी, वो फॉलो की। हालांकि देखें ना, शबर जैदी साहब इज़ बियॉन्ड दीज थिंग्स। हुकूमत ने नॉमिनेट कर दिए, बात ख़त्म हो गई, लेकिन इस पर ब्यूरोक्रेसी ने, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रोक लिया। ब्यूरोक्रेसी ये भी नहीं चाहती होगी कि ये किसी बाहर जाए टेक्नोक्रेट को। दूसरा ये मामला उठा दिया गया कि जी क्योंकि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्म के पार्टनर थे, तजाद है, मफाद का टकराव, मफादात का तकाद है, तजाद है। तो ये बातें जो हैं
वो आ रही है बीच में ठीक, अड़े। बिल्कुल ठीक। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।